जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ जी, जय जय जिनेन्द्र। आज का जो विषय है द्वादशांगों के बाद उपांगों में, आज हमें चंद्र प्रज्ञप्ति के बारे में जानना है कि चंद्र प्रज्ञप्ति नामक उपांग में क्या वर्णन है, क्या विषय वस्तु है और चंद्र प्रज्ञप्ति से किन किन विधाओं की उत्पत्ति हुई है और किन किन विद्याओं को आश्रय मिला या उसका स्रोत है। इस विषय में हमें आज जानना है मुख्य रूप से क्या है चंद्र ग्रह में, इस चंद्र प्रज्ञप्ति में। तो हम देखें मूल रूप से, अगर हम इसको देखते हैं चंद्र प्रज्ञप्ति के लिए, तो चंद्र प्रज्ञप्ति में जो वर्णन आता है, इसमें चंद्रमा, क्योंकि आपको इस शब्द से ज्ञात हो रहा होगा, चंद्र प्रज्ञप्ति, चंद्रमा की प्रज्ञप्ति, चंद्रमा की जानकारी जिसमें दी जाए और उसका ज्ञान जिसमें दिया जा रहा हो, वो प्रज्ञप्ति चंद्रमा से संबंधित है। तो निश्चित है कि सूर्य प्रज्ञप्ति के समान ही इसमें चंद्रमा के विषय में के बारे में बताया गया होगा और इसमें 20 प्रावृत हैं, 20 पाहुड, जिनमें चंद्रमा के परिभ्रमण, गति, चंद्रमा के विमान, चंद्रमा की स्थिति आदि के बारे में बताया गया है और सूर्य प्रज्ञप्ति के समान इसका विषयानुक्रम है। और जो वैज्ञानिक हैं चंद्र ग्रह का, जिन्होंने अध्ययन कर रहे हैं, हमारे भारत देश के हों अथवा विदेश के वैज्ञानिक हैं, वो निश्चित ही चंद्र प्रज्ञप्ति नामक ग्रंथ को और उस उपांग का उपयोग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से वो चंद्रमा के बारे में जान पा रहे हैं। अब तो सैटेलाइट वगैरह लग गई हैं, अब वास्तविकता में उस चंद्रमा पर पहुंचे या नहीं पहुंचे वो अलग चीज है। अब हम देखते हैं कि इसमें इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसमें वर्णन क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हम चंद्र को समझें कि चंद्र क्या है, और इसमें चंद्रमा के अंतर्गत इसकी चंद्रमा की प्रतिदिन की योजनात्मिका गति का निरूपण किया जाता है। जो प्रतिदिन की जो गति होती है चंद्रमा की, उस गति के विषय में इसमें वर्णन है। उत्तरायण और दक्षिणायन की बीथियों का अलग अलग विस्तार निकाल करके सूर्य और चंद्रमा की गतियों का निर्णय किया गया है। सूर्य की क्या गति होगी, चंद्रमा की क्या गति होगी। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जो पंचांग का निर्माण करने वाले हमारे भारतीय मनीषी रहे हैं, उन्होंने उनके लिए चंद्र प्रज्ञप्ति बहुत उपयोगी रहा है। और सूर्य प्रज्ञप्ति में सूर्य गणित दी गई है, चंद्र प्रज्ञप्ति में चंद्र की गणित दी गई है, चंद्रमा को किस प्रकार से काउंट करते हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं तो चंद्रमा जो होता है, जो भी वर्तमान में हम ज्योतिष देख रहे हैं, उस ज्योतिष में चंद्रमा 2.5 दिन एक राशि पर रहता है। राशियां 12 होती हैं और इन 12 राशियों में देखा जाए तो जैसे कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों पर सूर्य का भ्रमण होता है और 12 राशियों पर चंद्रमा का भ्रमण भी होता है। तो 12 राशियों पर जो सूर्य का भ्रमण है, तो सूर्य एक राशि पर 1 माह तक रहता है। 12 माह में 12 राशियों का वह भ्रमण कर लेता है। चंद्रमा जो होता है 2.5 दिन तक एक राशि पर रहता है और 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है। जो हमने अभी बीच में सूर्य प्रज्ञप्ति में हमने जाना था नक्षत्र वगैरह के बारे में, और जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में जाना था नक्षत्रों के विषय में। तो जैसे मान के चलो भैया ये क्लास कब हो गई? क्या ये सूर्य प्रज्ञप्ति वाला ये सब आपने कब बताया? बता दिया मैंने।
हम लोगों के ग्रुप में तो लिंक नहीं आई थी। बता दिया लाभांशी, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते बेटा अभी योग वालों की क्लास अलग चल रही थी ना, इसीलिए हमने उसमें क्लास में लिंक नहीं दे रहे थे, इसलिए आज मैंने लिंक डाली है, ठीक है। तो इसको सुनो बेटा अच्छे से। अब हम इसको समझ रहे हैं सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति के अंतर्गत। तो हमने जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति और सूर्य प्रज्ञप्ति, अभी इसमें द्वादशांग का वर्णन चल रहा है, अंगों का और उपांगों का। जो जिनवाणी के 12 अंग होते हैं उनका वर्णन, और उनके उपांग जो होते हैं उनका वर्णन चल रहा है। तो उपांगों के अंतर्गत यहाँ पर चंद्र प्रज्ञप्ति अंग का वर्णन चल रहा है, उपांग का। तो इस उपांग में चंद्रमा की गति के बारे में, चंद्रमा की जो मैं राशि आपको बता रहा था, मान लो मेष राशि पर चंद्रमा है, तो मेष राशि का चंद्रमा जो होगा वह अश्विनी, भरणी और कृतिका, इन 3 नक्षत्रों पर उस समय चंद्रमा का भ्रमण होगा। एक भचक्र होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, और खगोल शास्त्र की अगर हम बात करें तो एक प्रकार से जैन एस्ट्रोनॉमी और जैन भूगोल के विषय में यहाँ पर वर्णन ये 3 ग्रंथ बताते हैं। तुल्य प्रणति भी बताता है, मैंने तुल्य प्रणति का विषय भी आपको बताया था अभी बीच में एक दिन। तो तुल्य प्रणति के विषय में भी हम जानेंगे कि तुल्य प्रणति का विषय क्या है। तो जैसे कि मेष राशि है, चंद्रमा की जो गति होगी वह 2.5 सवा 2 नक्षत्र, 2 नक्षत्र अश्विनी भरणी, इनके 4-4 चरण हो जाएंगे। 9 चरण की एक राशि होती है, ये ध्यान रखो। कितने चरण की? 9 चरण की एक राशि होती है। तो एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, दूसरे नक्षत्र के 4 चरण जोड़े जाएंगे और एक चरण अगले नक्षत्र का। जैसे कि मेष राशि है किसी की, तो मेष वृष या चंद्रमा का भ्रमण अगर मेष राशि पर चल रहा है तो सवा 2 नक्षत्र तक मेष राशि पर भ्रमण माना जाएगा। जैसे कि मेष में 4 चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण हो गया। फिर अश्विनी नक्षत्र के, फिर भरणी नक्षत्र आएगा, भरणी नक्षत्र के 4 चरण जोड़े जाएंगे। फिर इसके बाद में कृतिका नक्षत्र का 1 चरण जोड़ा जाएगा। तो ऐसे 9 चरण तक का जो समय होता है वह होता है कितने का? चंद्रमा का भ्रमण एक राशि पर रहेगा। अब कोई नक्षत्र 28 घंटे का भी होता है और कोई कोई नक्षत्र 32 घंटे का भी होता है। तो ये काउंटिंग गणना इस चंद्र प्रज्ञप्ति नामक अंग में बहुत विस्तार से दी गई है। अब लोग कहते हैं कि ज्योतिष मिथ्यात्व है, ज्योतिष ठीक नहीं होता है, तो मैं ये बात कहूंगा कि इसमें ही तो वर्णन है चंद्र प्रज्ञप्ति, जिनवाणी का ही तो उपांग है। अब वो अलग चीज है कि लोग ज्योतिष का डर दिखा करके, भय दिखा करके अपने पैसों को ऐंठते हैं, तो वो उनकी बात गलत है, क्योंकि ये सेवाएं सामाजिक सरोकार के लिए है। अब हम आगे बात करें तो इसमें उत्तरायण दक्षिणायन की जो बात हमने आपसे की थी, तो उत्तरायण और दक्षिणायन का वह क्रम चंद्रमा और सूर्य के द्वारा उसमें उनकी गतियों का निर्णय किया गया है कि उत्तरापथ और दक्षिणापथ, एक प्रकार से हम उत्तरापथ समझ लें और दक्षिणापथ समझ लें। तो उत्तरापथी और दक्षिणापथी जो होते हैं, तो ये उसका वर्णन भी उसमें किया गया है। इसके अलावा चंद्रमा के समचतुरस्र, विषम चतुरस्र आदि विभिन्न आकारों का खंडन कर समचतुरस्र गोल आकार सिद्ध किया गया है। कई लोग बोलते हैं कि चंद्रमा का आकार खंडाकृति है, अर्ध खंडाकृति है, अर्ध चंद्राकृति है, तो उसका खंडन यहाँ किया गया, उसको बताइए समचतुरस्र सिद्ध किया गया है। और सृष्टि के आदि में श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन जम्बू द्वीप में, ये बहुत मुख्य बात है, पहला 10 लक्षण, पहला पर्युषण पर्व, जो 10 लक्षण पर्व आया उस किस्ती बता रहे हैं, क्योंकि श्रावण कृष्ण की प्रतिपदा से सृष्टि का प्रारंभ होता है। तो इसमें वही बात कही गई है कि जम्बू द्वीप का प्रथम सूर्य पूर्व दक्षिण अर्थात आग्नेय कोण में, द्वितीय सूर्य पश्चिमोत्तर वायव्य कोण में चला, 2 सूर्यों की बात। इसी प्रकार प्रथम चंद्रमा पूर्वोत्तर ईशान कोण में और द्वितीय चंद्रमा पश्चिम दक्षिण नैऋत्य कोण में चला, क्योंकि स्वाभाविक है ये 2 कॉर्नर हैं। आप लोगों दिशाएं तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं आप लोग?
हाँ भैया, 10 जानते हैं। 10 दिशा होती हैं, 10 दिशा। हाँ, अभी हम 8 दिशाओं के बारे में बताएंगे। देखो ये है, ठीक है ना। अब आप देखो इसको, ये वाली जो स्थिति है, इस स्थिति को समझो कि इसमें ये जो कंपास है, इस कंपास से हमें समझना है। तो ये स्थितियां जो इसमें दी जा रही हैं कि आग्नेय कोण जो होगा, वो आग्नेय कोण कहाँ होगा? पूरब और दक्षिण के मध्य में। नैऋत्य कोण होगा दक्षिण और पश्चिम के मध्य में। और वायव्य होगा उत्तर और पश्चिम के मध्य में। ईशान होगा पूरब और उत्तर के मध्य में। तो यहाँ पर निश्चित, अगर सूर्य, एक सूर्य यहाँ पर है तो दूसरा सूर्य अपोजिट होगा, तो उसकी अपोजिट दिशा में देखो, सूर्य पूरब और दक्षिण आग्नेय कोण में है, तो द्वितीय जो प्रथम चंद्रमा जो होगा वो ईशान कोण में चंद्रमा होगा, पूर्वोत्तर ईशान में। क्योंकि आग्नेय कोण और ईशान कोण ऐसे होते हैं आमने सामने। अगर हम प्लॉट में देखते हैं तो ये एक सामने जाते हैं, सामने वाले हिस्से में एक कोने पर यहाँ पर आग्नेय कोण होगा तो यहाँ ईशान कोण होगा। अर्थात अगर हम ऐसे खड़े हुए हैं तो दाहिने हाथ तरफ जो होगा वो आग्नेय कोण हो जाएगा दक्षिण साइड में, और बाएं हाथ तरफ ईशान कोण होगा। तो ये यहाँ सूर्य है तो यहाँ चंद्रमा रहेगा। अब इसको हम ऐसा घुमाएंगे तो यहाँ सूर्य है इसका, इस द्वितीय सूर्य ऐसा रहेगा, द्वितीय चंद्रमा ऐसा रहेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी सूर्य चंद्र की यह गमन प्रक्रिया ज्योतिष में निरूपित नाड़ी वृत्त और कदम्ब पोत वृत्त से मिलती जुलती है। ज्योतिष की दृष्टि से यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो प्रज्ञप्तियां हैं, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति, इनमें ज्योतिष शास्त्र का अखंड भंडार इसमें भरा पड़ा है। तो ये कहना चाहिए इस ज्योतिष, वास्तु, भूगोल, खगोल आदि का ये एक प्रकार से आधान ग्रंथ है, आकर ग्रंथ है। ये यहाँ के ये सोर्सेस हैं, ये बात यहाँ पर की गई। अब सूर्य की छाया, चंद्र की छाया, छाया साधन और छाया प्रमाण पर दिनमान का साधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह साधन प्रक्रिया प्रतिभा गणित का मूल है। यहाँ जो इसमें काउंटिंग दी गई है, ये गणित के विषय में दी गई है। संभवतः इससे ज्योतिष के प्रतिभा गणित का विकास हुआ होगा। ज्योतिष की जो गणित है, निश्चित है इसी से गणित का विकास हुआ होगा। छाया साधन में कीलिक छाया या कीलक छाया का उल्लेख आता है, और इसी कीलक छाया से संकुच छाया का विकास हुआ है। और गणित में शंकु गणित का विकास तो कीलक छाया से मानना बहुत तर्कसंगत है। पुरुष छाया का विस्तृत इसमें विवेचन किया गया है कि पुरुषों की जो छाया है, और ये पुरुष छाया सहित इसके ग्रंथों में इसके फल का वर्णन किया गया है इसी के बेस पर। और बाराह मेहर नाम के एक आचार्य हुए हैं जिन्होंने बृहद संहिता नामक ग्रंथ लिखा है। और जैसे आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने भद्रबाहु संहिता, और आचार्य बाराह मेहर ने बृहद संहिता नामक ग्रंथ लिखा। तो उसमें जो इन पुरुष छाया का वर्णन किया, बड़ा विस्तार से उठा करके लिया है, तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने चंद्र प्रज्ञप्ति से ही वर्णन उसको लिखा हो, चंद्र प्रज्ञप्ति के तथ्यों को उन्होंने उठाया हो। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसमें गोल, त्रिकोण, चौकोर वस्तुओं का कथन है। तो इससे उत्तर काल में ज्योतिष विषय गणित का पर्याप्त विकास हुआ। गोल है, चौकोर है, त्रिकोण है, ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम बोलते हैं, तो वो ट्रिग्नोमेट्री जो है, वो उसका विकास भी, उसके स्रोत यहाँ पर प्राप्त होते हैं। चंद्रमा को स्वतः प्रकाशमान बताया गया है, और इसके घटने बनने का कारण राहु ग्रह को बताया है। मतलब इससे सिद्ध तो ये हो रहा है कि इसमें राहु ग्रह के बारे में भी इसमें कहा गया है। अब हम देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है 9 ग्रहों में इसका स्थान है, और सूर्य के बाद इसका आता है। यद्यपि जैन शास्त्रों में चंद्रमा को इंद्र और सूर्य को प्रतीन्द्र के रूप में स्वीकार
किया गया है। यहाँ आकार की दृष्टि से बात नहीं हो रही है, यहाँ पद विशेष से चंद्रमा को थोड़ा ऊंचा पद दिया गया है और सूर्य को सेकेंड पद, सेकेंडरी रखा गया है। और वैदिक गणित में सूर्य को प्रमुख रखा गया है, चंद्रमा के लिए गौण अर्थात द्वितीय क्रम में रखा गया है। और चंद्रमा का मनुष्य के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और 9 ग्रहों की तुलना में चंद्रमा की गति सबसे अधिक होने के कारण चंद्रमा का प्रभाव भी मनुष्य पर सबसे तेज पड़ता है, क्योंकि केवल एक ये ग्रह है चंद्रमा जो 2.5 दिन में राशि चेंज कर देता है। बाकी ग्रहों के प्रमाण अलग अलग आए हैं कि सूर्य 1 माह तक एक राशि पर रहता है, मंगल ग्रह का भी प्रमाण अधिक है। तो ये ग्रहों के प्रमाण अलग अलग आए हैं गतियों के, तो इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वैदिक ज्योतिष की अगर हम बात माने तो चंद्रमा का जो स्वभाव है ये मनुष्य का मन है, मानसिक स्थिति है, मनोबल है, द्रव्य पदार्थ जो द्रव्य पदार्थ होते हैं तरल, उन वस्तुओं पर, यात्रा पर, सुख शांति पर, धन संपत्ति, माता और हार्ट। चंद्रमा हार्ट के लिए भी बहुत उसमें बताया गया ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार चंद्रमा का जो प्रभाव है उसमें हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, हार्ट से संबंधित जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो वो चंद्रमा के माध्यम से उसको देखा जाता है। और छाती कहना चाहिए, जो फेफड़े हैं तो फेफड़ों का संबंध भी चंद्रमा से बताया गया है, हृदय का भी संबंध बताया गया है। और वेदों में तो इतना तक लिखा है वैदिक ज्योतिष में, चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा ही मन का देवता है, चंद्रमा मन का देवता है। तो जो हमारे सांसारिक जीवन में जो चल रहा है, और चंद्रमा का जो नक्षत्र है मुख्य रूप से वो कौन से नक्षत्र का स्वामी है चंद्रमा, तो रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र का स्वामी होता है चंद्रमा। और इसका आकार भले ही सबसे छोटा हो लेकिन इसकी गति सबसे तेज है। तो ये तेज गति से दौड़ता है, तेज गति से भागता है और काल विभाग में निमित्त भूत होता है चंद्रमा। इसलिए चंद्रमा के गोचर की जो अवधि है वो सबसे कम है। चंद्रमा लगभग 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। चंद्रमा की गति के कारण विंशोत्तरी सर योग। आवाज थोड़ी तेज हो सकती है, आवाज ज्यादा मंदी होती जा रही है पीछे पीछे। नहीं, आवाज तो सही आ रही है भाई, ऐसा तो है ही नहीं, आवाज तो पर्याप्त आ रही है आप लोगों को, सबको पहुंच रही है आवाज ना? चलिए बाकी कोई, सबको आ रही है आवाज? हाँ, आप लोगों को सबको आवाज आ रही ना? आ रही है। हाँ जी आ रही है। वहाँ मंदी नेट, आ रही है ना? हाँ नेटवर्क आज प्रॉब्लम थोड़ी स्लो है आज आवाज। हाँ आज स्लो है थोड़ी। चलो कोई बात नहीं, तेज कर लेते हैं अपन आवाज, सारी व्यवस्थाएं हैं। अब देखिए, अब आ रही है आवाज तेज? अब आ रही है तेज आवाज। चलिए अब आ रही है आवाज तेज, पहुंची? हेलो, हाँ जी हाँ हाँ। सर। हाँ आ अब रही है। हाँ अब ये देख रहा हूँ, अब मैं देखता हूँ इस चीज को कि चंद्रमा जो है भले ही वह छोटा ग्रह है लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी अष्टोन्तरी दशा होती है, विंशोत्तरी दशा का वर्णन भी इसमें आया है, चंद्र ग्रह की स्थितियां हैं और उसके चंद्रमा का राशि फल जो है उस राशि फल भी इसमें वर्णन आता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि चंद्रमा जिस जातक की राशि पर स्थित होता है और वे ही जन्म की राशि मानी जाती है, मतलब चंद्रमा ही निर्धारित करता है आपकी जन्म राशि। एक भेद और है,
भारतीय ज्योतिष में उत्तर भारत में, अपने उत्तर भारत में चंद्रमा के आधार पर राशि निर्धारित होती है और दक्षिण भारत में सूर्य के आधार पर राशि निर्धारित की जाती है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आप लोगों को समझ में आ रहा विषय ना? रोचक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ जी सर, आ रहा है। विषय रोचक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? रोचक हाँ जी। लग रहा है, ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा समझ में आ रहा है। वर्णन है ना इसमें चंद्र प्रज्ञप्ति में। तो चंद्रमा जिस राशि पर स्थित होता है वह उस राशि को निर्धारित करता है। आपकी जन्म राशि वही होती है जातक की, और उस राशि के स्वभाव के अनुसार जो जातक है उसकी सोच, मानसिक स्थिति का ज्ञान लगाया जा सकता है। अब जैसे हम इसको अगर ज्योतिष की दृष्टि से हम बात करें तो अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा बली यानी कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, पंचम अथवा सप्तम, नवम, दसम भाव में या स्वराशि में है या अपनी कर्क राशि में है, चंद्रमा की राशि कर्क है, ये बात भी इसमें बात बताई गई है। चंद्रमा की राशि कर्क है क्योंकि इसका स्वामी जो है बताया गया है। उसकी मानसिक अवस्था बहुत ही श्रेष्ठ होती है। उसका शारीरिक क्षमता कितनी ही कमजोर क्यों ना हो, वह अपने मजबूत इरादों से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से इसमें चंद्र प्रज्ञप्ति के हमने वर्णन को जाना, जो कि विषय बहुत अधिक है। चंद्रमा के लिए अगर हम बात करेंगे तो कम से कम आपको 30 दिन तक हम केवल चंद्रमा पर ही बात करते रह जाएंगे। ठीक है ना, 30 दिन का समय लगेगा चंद्रमा को समझने के लिए। अब हम आगे बात करते हैं अगले उपांग की। तो उपांग, अगला जो उपांग है वो है कल्पिका नाम का उपांग, 8वां उपांग है। तो 8वें उपांग में इसमें 10 अध्ययन है और प्राचीन मगध का इतिहास इसमें बहुत अच्छे से वर्णित किया गया है। जो प्राचीन मगध था तो उस मगध के इतिहास को इसमें वर्णित किया गया है। और पहले अध्ययन में राजा कुणिक, मतलब अध्ययन में कुणिक और अजात शत्रु का जन्म, पिता श्रेणिक के साथ मनमुटाव, पिता को कारागृह और कुणिक का स्वयं राज सिंहासन पर बैठना, श्रेणिक का आत्महत्या कर लेना और कुणिक का वैशाली के गणराजा चेटक के साथ युद्ध करने का वर्णन किया गया है। राजा चेटक मतलब जो कुणिक था, तो राजा चेटक कौन थे कुणिक के, मालूम है आप लोगों को? शायद नाना। पिता हाँ। पिता थे। ना 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 ना, क्योंकि ससुर जी थे। नहीं नहीं, ससुर नहीं, श्रेणिक के ससुर थे, बेटे के तो नाना हुए ना। हाँ, तो स्वयं के नाना से युद्ध की बात इसमें बताई गई है। इससे कुणिक का विस्तृत परिचय प्राप्त होता है। और इस उपांग की विशेषताएं कुछ ऐसी हैं कि मगध नरेश, श्रेणिक एवं उनके वंशजों का इसमें विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है कल्पिका में। अजित शत्रु के जीवन परिचय पूर्णतः रूप से इसमें उपलब्ध होता है। वैशाली नरेश चेटक के साथ अजात शत्रु के युद्ध की सूचना मिलती है। चेलना के द्वारा कुणिक के सर संबंध, अजित शत्रु या अजात शत्रु? वो दोनों ही नाम थे उनके। ठीक है ना, अजात शत्रु, अजित शत्रु, क्योंकि वही होता है। अब अर्थ दोनों के एक जैसे हैं काम। अब इसमें देखते चेलना के द्वारा कुणिक के संबंध की बचपन की एक घटना है, जिसमें उसने कहा कि तेरे पैदा होने पर, मतलब पैदा होने पर तुझे अपशकुन समझकर मैंने कूड़े में फेंकवा दिया था। वहां मुर्गे की पूंछ से तुम्हारी अंगुली में चोट लग जाने के कारण तुम्हें अपार वेदना हुई और तुम्हारे पिता बिंबिसार श्रेणिक तुम्हारी वेदना शांत करने के लिए रात भर तुम्हारी अंगुली अपने मुंह की गर्म भाप से गर्म करते रहते थे।
मतलब एक यहाँ पर बड़ा मार्मिक आख्यान दिया है। कैसा मार्मिक आख्यान है? जब यहाँ राजा श्रेणिक का वध हो जाता है, वो आत्महत्या कर लेते हैं, तब उसे अपने पिता की स्थिति के बारे में पता चलता है। कैसे पता चलता है? कि बचपन में मैंने तेरे लिए कूड़े के उसके पास फेंक दिया था, तो वहां चोट लग गई उंगली में, और उंगली की चोट के कारण तुझे वेदना हो रही थी, तो तेरे पिता तेरे को उठा करके लाए और रात भर क्या किया, उस उंगली को अपने मुंह की भाप देते रहे। मतलब कितना इसमें वर्णन किया। जैसे कि मार्मिक वर्णन, एक माँ अंधी थी और उसकी बेटी जो थी या बेटा जो था, वह कहता है कि माँ मैं तुम्हें अपने स्कूल नहीं ले जा सकता क्योंकि तुम अंधी हो, लोग कहेंगे कि तुम्हारी माँ अंधी है। अब एक दिन उसकी वो माँ कहती है कि वो डांटता रहता था अपनी माँ को, तुम घर से बाहर मत निकला करो। और एक दिन हुआ ये कि अ, उसकी मौसी आई और मौसी ने सारी चीजें स्थितियां देखी, और तब एक दिन उसकी मौसी ने उसके लिए एक बात बताई कि बेटा तुम जन्मांध थे, तुम्हारी माँ ने अपनी खुद की आंखें तुम्हारे लिए दे दी थी, इसलिए तुम आज देख पा रहे हो। तब उस बेटे को बहुत दुख हुआ। तो कुछ ऐसी मार्मिक स्थिति यहाँ पर भी इसमें हमें देखने को मिल पा रही है कि मार्मिक आख्यान है कि तुमने जिस पिता का वध कर दिया है, जिसे तुम प्रताड़नाएं दे रहे हो, वह पिता कितना दयालु है और तुम्हारे लिए क्या क्या किया, ये सारी चीजें इस हिसाब से इसमें बताई गई। तो इसमें ये कल्पिका में ये वर्णन मिला। अब आता है 9वां अंग, काल काल्पा वतंसिका। काल्पा वतंसिका नामक अंग है। इसमें सैनिक के 10 पौत्रों की कथाएं हैं, जिन्होंने अपने सत्कर्मों के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त किया, और इन कथाओं में जन्म और कर्म की सन्मति मात्र है, मात्र का ही उल्लेख किया गया है। इसकी विशेषता ये है कि कथाओं के विकास की विस्तृत पटभूमि जन्म और कर्म, संतति और विभिन्न फलादेश, जिनके आधार पर कथानकों की नियोजना की गई है। 10 पौत्रों की कथाओं का वर्णन है। वर्णन शैली बड़ी उत्तम है और उनके कर्म और जन्म दोनों की जीवन शैली के बारे में इसमें बहुत अच्छे से निरूपण किया गया है। जीवन शोधन की क्रिया का विश्लेषण, व्रत आचरण की उपयोगिता उपादेयता को बताया गया है कि व्रत आचरण करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं को लोक कथा बनाने का आयास एवं पौराणिक तत्वों की को लोक तत्व बनाकर प्रस्तुत करने की इसमें चेष्टा की गई है। तो आज वर्तमान में हम पुराणों में आख्यान देखते हैं तो उसका आधार भी इसमें इसकी कथाओं से मिलता है। इसके बाद पिता के नरक में रहने पर भी पुत्र का स्वर्ग लाभ, अर्थात स्वकर्म ही जीवन के निर्माण में सहयोगी होते हैं। अर्थात ये है कि पिता का कर्म पिता के पास रहेगा और पुत्र का कर्म पुत्र के पास। अगर पिता नरक में गया है तो जाए, पुत्र स्वर्ग में है तो स्वर्ग में रहे। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे पुण्य कर्म किए हैं, ऐसे सत्कर्म किए हैं। कुल मिलाकर के इसमें उत्थान और पतन, दायित्व अदायित्व आदि का सबका वर्णन इसमें किया गया है। और भगवान बनना भी मनुष्य के हाथ में है, भिखारी बनना भी मनुष्य के हाथ में है। जो पुरुषार्थ करेगा सो वो वैसा बन जाएगा। अगर हम सोचें कि हम पे प्राकृत नहीं बनेगी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बहुत कहना चाहता हूं, जैसे अभी इसमें कई लोग ऐसे हैं जो अपनी एक ऐसी अवस्था पर हैं जहां उन्हें पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोग पूज्य मुनि श्री जी के कहने पर अथवा अपने स्वाभाविक रूप से भी आप लोग प्राकृत, संस्कृत और योग जैसे विषयों को पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत आप लोग बधाई के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि जहां लोगों की कहना चाहिए कि
पढ़ने की इच्छा समाप्त हो जाती है, यहाँ तक कि लोगों के कहना चाहिए बहुत कि बहुत लोग धन्यवाद सर। हाँ, अगर आप लोग इतना इतना अच्छे से आप पढ़ रहे हैं और प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ, आप प्रतिदिन एक भी कक्षा का बंक नहीं करते आप लोग, एक भी आपकी क्लास बंक नहीं होती है, कक्षा सारे लोग उपस्थित होते हैं कक्षा में प्रॉपर। तो इससे हमें लग रहा है कि आप लोगों के अंदर जो रुचि है, वो रुचि निश्चित है, बढ़ी हुई है और आप लोग वास्तविकता में बधाई के पात्र हैं कि आप इस अवस्था में भी और गृहस्थ जीवन की व्यवस्थाओं को देखते हुए भी आप लोग इस अध्ययन की ओर आप लोग जुड़ रहे हैं, तो ये निश्चित है आपके लिए कल्याणकारी ही होगा। क्योंकि अ, अध्ययन कभी भी बुरा नहीं होता और ये आपका एक प्रकार का स्वाध्याय चल रहा है, चाहे हम इसको धर्म स्वाध्याय कहें, वाचना कह दें या जिस प्रकार का भी आपको स्वाध्याय मानना हो, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा भी मान लो, अनुचिंतन मान लो, तो कुछ ना कुछ तो काम आएगा। बात केवल आपके लिए सर्टिफिकेट की नहीं है, आपकी हम उत्कंठा को प्रणाम करते हैं और आपकी गुरु भक्ति को भी हम प्रणाम करते हैं कि आप लोग इस विषय से जुड़े, जिस विषय में लोग मानते कि ये नाम सुनकर के सोचते हैं कि अरे प्राकृत लैंग्वेज कैसी होती होगी, ये संस्कृत लैंग्वेज कैसी है। संस्कृत तो लोग फिर भी जानते हैं, योग आदि को भी लोग परिचित हैं वर्तमान में, लेकिन प्राकृत भाषा जो लुप्त प्राय सी होती चली जा रही है, प्राकृत प्रेमी कब बचे हुए हैं, फिर भी उस समय में आप लोग कर रहे हैं ये, तो निश्चित है आप प्रणम्यनीय है, वंदनीय है। ये मैं अपने उद्गार ये सब पढ़ना में सागर महाराज जी का आशीर्वाद है। हाँ, तो मैं हमारा इसलिए परम सौभाग्य है, उनसे जुड़े हैं और फिर आपसे जुड़े। हाँ, नहीं अच्छी बात है और आप लोग इसी तरीके से अध्ययन करते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम ये देख रहे हैं कि एक जो अभी हमने अब इसका रिवाइज कर लें अपन एक बार पूरा, इसके बाद क्योंकि हम अभी वैदिक साहित्य की कक्षा भी हम लेंगे, तो इसमें हम देखें जम्बूदि परिणति तो हमने समझ लिया था, सूर्य प्रज्ञप्ति भी समझ लिया, चंद्र प्रज्ञप्ति, इसमें चंद्रमा के विषय में बात की गई है, चंद्रमा की गतियों, उसका परिभ्रमण, उनके विमान की चर्चा की गई है, चंद्रमा के उत्तरायण, दक्षिणायन, उत्तरापथ, दक्षिणापथ में अलग अलग उनके विस्तार, वीथियों के विस्तार के बारे में बात की गई है। साथ में चंद्रमा को समचतुरस्र सिद्ध किया गया है, गोलाकार किया गया है, गोलाकार सिद्ध किया है। और श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन जम्बूद्वीप के प्रथम सूर्य दक्षिण पूर्व दक्षिण आग्नेय कोण में, द्वितीय वायव्य कोण में रहता है। इसी प्रकार से चंद्रमा में भी बताया गया है कि चंद्रमा पूर्वोत्तर ईशान में रहता है, द्वितीय चंद्रमा उस समय नैऋत्य कोण में रहता है। फिर छाया साधन की बात चंद्र प्रज्ञप्ति में बताई गई, हमने चंद्रमा के स्वभाव को जाना, चंद्रमा के प्रभाव को जाना, चंद्रमा मन का देवता है, चंद्रमा शरीर में किन किन अंगों पर निवास करता है और कौन कौन सी भूमिकाओं को बताता है, कि जैसे कि हृदय है, जल है, द्रव पदार्थ है, आदि आदि, माता है, मन है, ये सब चीजों पर चंद्रमा का प्रभाव बताया। इसके बाद छाया साधन देखा हमने कि छाया साधन किस प्रकार से इसमें होता है, प्रतिभा गणित की बात की गई और इसके साथ साथ शंकु गणित भी का जो उत्पत्ति स्थान अगर हम कहें या इसकी विषय वस्तु को ग्रहण या स्रोत कहें तो स्रोत हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं पुरुष छाया के विषय में बराह मिहिर ने बृहत संहिता में चंद्र प्रज्ञप्ति नामक ग्रंथ का आधार लेकर के बहुत कुछ लिखा है। और बराह मिहिर ने एक बार बृहत संहिता जरूर देखें आप लोग, भद्रबाहु संहिता तो पढ़ ही लें, भद्रबाहु संहिता तो आप लोगों को पढ़ना ही चाहिए, उससे हमारे दैनिक जीवन, नैतिक जीवन से संबंधित जो स्वप्न है, शकुन है अथवा निमित्त है, उनका ज्ञान आपको हो ही जाएगा। और भद्रबाहु संहिता में तो आप यहाँ बैठ करके अमेरिका में या विदेशों में जो गोल्ड का रेट है वो रेट यहाँ निकाल सकते हैं और बहुत सारी उसमें कलाएं दी गई हैं, विद्याएं दी गई हैं। और यहाँ तक कि अभी जो वर्तमान में जो कोरोना नामक महामारी आई, उस महामारी के विषय में भी भद्रबाहु संहिता में दिया है कि ये
इस इतने समय के बाद यहाँ से बीमारियां आएंगी, ऐसा भी उसमें भद्रबाहु स्वामी ने संकेत किया है भद्रबाहु संहिता में। अब इसके बाद में हम बात करते हैं चंद्रमा चूंकि सर- प्रकाश। सर भद्रबाहु संहिता कहाँ से मिल सकती है? मतलब जो अभी मिलती है वो तो छोटी मिलती है, कंसाइज सी। नहीं, काम करिएगा आप अभी ऑनलाइन डालें, ई पुस्तकालय पर जाएं, ई पुस्तकालय पर भद्रबाहु संहिता लिखिए, उससे पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है ना। मेरे पीडीएफ पास मोड है वो, लेकिन वो छोटी है, वो मतलब वो यहाँ के जैन प्रकाशन की दे है। देंगे, बड़ी वाली भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई है। हाँ, भारतीय ज्ञानपीठ की, लेकिन वो भैया छोटी है। वैद्य सार भी पढ़ना था मुझे, वैद्य सार भी देखना था। वैद्यसार मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, उसकी जीर्ण शीर्ण प्रति है मेरे पास में, वो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है ना। जी भैया। ठीक है। पीडीएफ में क्लास भैया कुछ समझ नहीं आता। क्या पीडीएफ में कुछ समझ में नहीं आता। क्या बोल रहे हो समर्पण? मैं कह रहा हूँ भैया कि पीडीएफ में कुछ नहीं समझ आता। पुस्तक से पढ़े तो ठीक भी रहता है, पीडीएफ में तो सब इधर अपनी उधर रहता है। अपनी अपनी समझ की बात है समर्पण। किसी किसी को मोबाइल में ही अच्छा लगता है पढ़ना, किसी को पुस्तक में अच्छा लगता है पढ़ना, अपनी अपनी रुचि की बात है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम इसके बाद में अगली कक्षा हम लेंगे, और इसमें कल्पिया का पढ़ने जाना है कि जो कल्पिका है 10 अध्ययन है।